Hello students, how are you? In our previous class we completed our topic VBT, and now in today's class I am starting the crystal field theory. In shortly it is called CFT. Okay, अपन ने पिछली क्लास में VBT को कंप्लीट कर लिया था। VBT कंप्लीट करने के बाद जो अपने सिलेबस में एज पर द 12th सिलेबस जो लास्ट थ्योरी आती है वो आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT। अगर सबसे पहले बात करें ये थ्योरी दी किसने थी तो ये थ्योरी दी गई थी बैथ और वॉन विलिक, गिवन बाय बैथ एंड वॉन विलिक। इन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स या इस थ्योरी का जो की पॉइंट है वो ये है कि इस थ्योरी में जो मेटल और लिगेंड का जो कॉम्प्लेक्स है उसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू इसे समझाया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल आयन जो सिचुएटेड होता है इस थ्योरी में, जो सेंट्रल मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिचुएटेड मानते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो मानी जाती है कॉज्ड बाय सराउंडिंग लिगेंड्स। जो लिगेंड्स इसके साथ सराउंडिंग में है वो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिचुएटेड यहां पर माना जाता है। गॉट इट? ये इस थ्योरी का मेन की पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके मेन पॉइंट्स की अपन बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेटल लिगेंड के बीच में फोर्सेस के बारे में। तो यहां पर फर्स्टली अगर अपन बात करें तो सीएफटी के अंदर जो मेटल और लिगेंड है, इस थ्योरी में मेटल एंड लिगेंड, इन मेटल और लिगेंड्स को यहां पर पॉइंट चार्ज माना जाता है। क्या मानते हैं इनको? पॉइंट चार्ज के तौर पर इन्हें कंसिडर किया जाता है। Got it? I am again repeating, in CFT the metal and ligands are considered as point charge। क्या माना गया? इन्हें point charge के अंदर मानते हैं। और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसे माना गया है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। क्या मानते हैं उसको? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज यहां पर कंसिडर किया गया है। और लिगेंड जो है उसे पॉइंट नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया गया है। इसे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और इसे क्या माना गया है? पॉइंट या यूनिट नेगेटिव चार्ज इसे कंसिडर किया गया है। और ये मानते हैं कि ये मेटल और लिगेंड जो है ये एक दूसरे से इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं या अटैच्ड होते हैं, या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस, या जिनको सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है उन्हें सिंपल लैंग्वेज में? आयनिक बॉन्ड्स के साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, सेकंड अगर अपन यहां पे बात करें, सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है तो मेटल को क्या माना गया है? पॉजिटिव चार्ज। लिगेंड को क्या माना गया है यहां पर? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन बहुत सारे लिगेंड भी हैं जो कि न्यूट्रल हैं। बहुत सारे लिगेंड्स अपन पढ़े हैं जिसमें जो क्या है? न्यूट्रल। ये तो कौन से थे? नेगेटिव चार्ज वाले। अगर न्यूट्रल लिगेंड हो तो इस थ्योरी में ये माना गया है कि वो जो न्यूट्रल लिगेंड है ये पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, जिसमें उस लिगेंड का जो लिगेंड है पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इसमें क्या बनेगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स, डाइपोल्स। तो यहां पर यह माना जाता है कि अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में जो उसका पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल बन रहा है उस डाइपोल का नेगेटिव पार्ट मेटल की तरफ अट्रैक्टेड होता है। जो सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल की तरफ अट्रैक्टेड होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट, डी ऑर्बिटल्स के लिए यहां पर बात की जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम
या न्यूट्रल एटम जो है मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ऑल डी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड जो मेटल है, यानी कि जो अभी लिगेंड के साथ अटैच नहीं हुआ है, उसके सभी जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दे आर इक्वल इन एनर्जी। क्या माने जाते हैं? वो इक्वल इन एनर्जी मानते हैं। कैसे होते हैं? दे आर इक्वल इन एनर्जी, जिनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है डीजनरेटेड। कैसे होते हैं ये एटम, ये ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? दे आर डीजनरेटेड। कैसे होते हैं वो? डीजनरेटेड। कब? आइसोलेटेड एटम है, या जिसको बोल सकते हैं अपन अब्सेंस ऑफ लिगेंड। आइसोलेटेड का मतलब यहां पर किससे? दैट इज अब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के अब्सेंस में सभी डी ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के यहां पर कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? डीजनरेटेड होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है, फोर्थ पॉइंट में इनकी स्प्लिटिंग की बात की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि व्हेन लिगेंड अप्रोचेज, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज या अप्रोचेज टू सेंट्रल मेटल एटम, जब सेंट्रल मेटल एटम पर अप्रोच करता है, तो उस कंडीशन में ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स के जो डीजनरेसी है, यानी कि सेम एनर्जी का होना, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। गॉट इट? मतलब ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, जब लिगेंड यहां पर पहुंचता है तो उससे पहले सभी इक्वल एनर्जी के होते हैं। उसके बाद जब लिगेंड यहां पर अप्रोच करता है तो सबसे पहले इनकी एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू रिपल्शन। क्या होगा? यहां पर इनकी एनर्जी बढ़ेगी। फिर जो लिगेंड ज्यादा रिपल्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, और कुछ जो है जिनका रिपल्शन कम है, उनकी एनर्जी घटेगी। यानी कि सीधा सीधा बोले तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, ये 2 ग्रुपों के अंदर बढ़ जाते हैं। एक वो जिनकी एनर्जी बढ़ती है, दूसरा वो जिनकी एनर्जी घटती है। जिनकी एनर्जी बढ़ती है, दीज आर, जैसे अपन ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ऑर्बिटल, और डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है बिकॉज रिपल्शन फोर्स ये ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और जो डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि रिपल्शन कम फील करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये बात किसकी कर रहे हैं अपन? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल में इसका अपोजिट है, वो कैसे है वो बाद में बात करेंगे, पर पॉइंट समझिए अपने। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल की तरफ, सेंट्रल मेटल की तरफ जब अप्रोच करता है, तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय होती है, और डी ऑर्बिटल्स जो हैं, दे डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वो किस में डिवाइड हो जाते हैं? 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ये जो हैं, इन्हें बोला जाता है ईजी। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या बोला जाएगा? ईजी। और इन्हें बोलते हैं अपन T2G। क्या बोला जाता है इनको? T2G। तो सिंपली एक लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं, द डी ऑर्बिटल्स डिवाइड इनटू Eg एंड T2G सेट्स। किसमें बदल जाएंगे? Eg और T2G सेट्स के अंदर बदल जाते हैं। गॉट इट? ये जो फिनोमिना है, ये जो स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे इसको? डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी डिस्ट्रॉय होना और 2 ग्रुपों में डिवाइड होना, इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, Eg और T2G के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसे बोला जाता है CFSE।
डिवाइड होना तो कहलाएगा CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच का, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे डिनोट किया जाएगा? डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा या डीक्यू, डेल्टा या डीक्यू से इसको डिनोट करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, जो डी ऑर्बिटल्स, अच्छा कौन कहा जाएगा? जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, जो डी ऑर्बिटल्स कहां आ रहे हैं? लिगेंड्स के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, बिल्कुल सामने की साइड में जो आ रहे हैं। मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल है, लिगेंड इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, तो ये बिल्कुल जो सामने आ गया, वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? वो ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। रिजल्ट, रिपल्शन के कारण से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। गॉट इट? और जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहा, यानी कि लिगेंड्स के साइड में नहीं है, वो लेस रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। गॉट इट? जैसे अपन ने ऑक्टाहेड्रल में बात करें, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं, dx² और dz², ये आने वाले लिगेंड्स की डायरेक्शन में है, इसलिए ये ज्यादा एक्सपीरियंस महसूस करेंगे रिपल्शन का। जबकि ये जो हैं वो लेस एक्सपीरियंस करते हैं या कम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन पे लिगेंड नहीं आ रहा, इसलिए इनकी एनर्जी घटेगी और इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो दे बिकम्स हाई एनर्जी और ये बन जाएंगे लो एनर्जी सेट्स, यहां पर क्रिएट होंगी। गॉट इट? सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ CFT। फर्स्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या था? मेटल और लिगेंड जो उन्हें क्या कंसिडर किया गया है? दे आर कंसिडर एज पॉइंट चार्ज। क्या मानते हैं उनको? पॉइंट चार्ज। गॉट इट? सेकंड, मेटल लिगेंड जो है, अच्छा पॉइंट चार्ज मानते हैं, जिसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में कौन सा फोर्स रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, न्यूट्रल लिगेंड जो है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको क्या माना जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल की तरह वो बिहेव करता है, जिसमें उसका जो नेगेटिव है, डाइपोल का जो नेगेटिव साइड है, वो किसकी साइड में होगा? मेटल की साइड में होता है। गॉट इट? थर्ड, जो आइसोलेटेड एटम है, मेटल एटम, यानी कि लिगेंड सिर्फ एब्सेंट है, तो उसके जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं या इक्वल इन एनर्जी होते हैं, जिसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दे आर डीजनरेटेड। क्या बोलते हैं उनको? डीजनरेटेड। और जब लिगेंड अप्रोच करता है तो जो सेंट्रल मेटल है उसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय होती है। क्या हो जाती है? डीजनरेसी डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि जो 5 डी ऑर्बिटल जो डीजनरेटेड थे, दे डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स, T2G और EG सेट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं एज पर द रिपल्शन। किसके अकॉर्डिंग? रिपल्शन के अकॉर्डिंग। जो ऑर्बिटल उस आने वाले लिगेंड्स की डायरेक्शन में है वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा और उसकी एनर्जी बढ़ी आएगी, जबकि जो ऑर्बिटल्स, जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो लिगेंड की डायरेक्शन के अंदर नहीं आ रहा, उसकी एनर्जी घट जाती है या कम हो जाती है। गॉट इट? ये जो है इस तरीके से डिवाइड होना, दो ग्रुप्स में बढ़ जाना, इसे बोलते हैं CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों जो T2G और EG है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, जिसको अपन डेल्टा या DQ से अपन इसको डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर दैट लेट वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से CFT यहां पर बनती है या उनकी CFT क्या रहती है। ओके, अब बात करते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल है
जो मेटल है वो तो है सेंटर में, उस मेटल की जो 4 जो कॉर्नर्स हैं उन पर, मतलब सपोज कीजिए लाइक दिस, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अपन ले सकते हैं। तो इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है यहाँ पर तो होता है सेंट्रल मेटल एटम। इसके 4 कॉर्नर्स, 1, ये जो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स, इन 4 कॉर्नर्स पर 4 लिगेंड और एक ऊपर और एक नीचे। ओके, तो इस तरीके से क्या बनता है अपना, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। या एक प्लेन पेपर पर अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे ये प्लेन पेपर है, ओके, तो इस प्लेन पेपर के सेंटर के अंदर दैट इज लिगेंड, इसके 4 कॉर्नर्स के ऊपर, सॉरी दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं इन 4 कॉर्नर्स पे आएंगे 4 लिगेंड्स, 5th लिगेंड यहाँ है और 6th लिगेंड यहाँ है। गॉट इट? तो ये इस तरीके से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें मेटल तो होता है सेंटर में और 6 लिगेंड जो हैं वो उस ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब जब लिगेंड यहाँ पर अप्रोच करता है, अब अगर अपन इसको थोड़ा सा डायग्राम में अपन इसको समझें तो ये कुछ ऐसे है। ये मान लेते हैं मेटल एटम, ये आगे इसके 4 लिगेंड्स, ये तो प्लेन के ऊपर आगे, एक आएगा इसके बाहर और एक जाएगा पीछे की साइड में, तो उनको इस तरीके से शो करते हैं अपन। तो दीज आर 6 लिगेंड्स। ओके, ये यहां पर सिचुएटेड होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन कहां पर रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन डी ऑर्बिटल्स को अपन कंसिडर करते हैं। जो एक मेटल है सेंट्रल मेटल, उसके पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ओके, जिनके नाम अपन बात करें, अच्छा कंसिडर करते हैं अपन, ये तो हो गई अपनी एक्स एक्सिस, दैट इज वाई, सॉरी दैट इज एक्स, दैट इज वाई एंड दैट इज जेड एक्सिस। ओके, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। गॉट इट? अब ये मान लेते हैं अपन दैट इज एक्स, ये मान लेते हैं अपन दैट इज वाई, और जेड थोड़ा सा क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो 2 डायमेंशन रह गया, ओके, और तीसरा मान लेते हैं अपन दैट इज जेड एक्सिस। ये जो ऑर्बिटल हैं ये आ गया अपना दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी के अगर अपन ऑर्बिटल्स की अपन बात करें तो देखो कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दीज आर 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें से इनको अपन बोलते हैं दीज आर कॉल्ड T2G, और ये दोनों सेट कहलाते हैं EG। गॉट इट? अब अपन पहले इनकी बात कर लेते हैं इसकी। तो ये तो आ गया अपना कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। अच्छा, डी जेड स्क्वायर की बात करूं तो जेड एक्सिस ये है, तो ये इस तरीके से, ओके, तो मैं उसको यहां पर डिनोट कर रहा हूं इस तरीके से, ओके। तो ये तो आ गया अपना कौन सा, EG सेट। अब बनाते हैं अपन T2G सेट। ये आ गया अपना डी एक्स वाई, तो एक्स वाई रहेगा एक्स और वाई के बीच में, एक्स वाई, ओके। इसी तरह से वाई जेड, तो वाई और जेड के बीच में, जेड एक्स, जेड और एक्स के बीच में, ओके। अब यहां पर अपन EG की बात करते हैं क्योंकि अपना मेन पर्पस उसी को समझने का है। ये जो EG सेट है ये उस बनने वाले ऑक्टाहेड्रल की एक्सिस पे है। जब लिगेंड अप्रोच करता है, 6 लिगेंड जब अप्रोच करेंगी तो वो 6 लिगेंड से अप्रोच करते हैं 4 तो आ गया एक्स वाई पर, 5th और 6th। यही तो बनाया था भाई अपन ने यही तो बनाया था, मेटल 4 कॉर्नर्स ऊपर और नीचे। अब यहां देखो इसको,
तो जो लिगेंड्स जो हैं वो किसके थ्रू अप्रोच करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू अप्रोच करती हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो अपने ऑर्बिटल्स हैं, कौन से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये उनके बिल्कुल सामने आते हैं। क्या हो जाएंगे, उस ऑक्टाहेड्रल के बिल्कुल सामने की साइड में ये आते हैं, जिसका रिजल्ट दे विल फील मोर एक्सपीरियंस। क्या करेंगे, ये मोर एक्सपीरियंस फील करते हैं। इसका रिजल्ट इनकी एनर्जी के अंदर इंक्रीज होता है। यानी कि अपन बोले तो क्या बोलेंगे, इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी ड्यू टू द रिपल्शन। अब बात करें अपन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई वाई जेड, ये डी एक्स वाई जेड जो है ये हमारे सेंट्रल मेटल की ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके बीच में आ रहे हैं। इस तरीके से लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, तो लिगेंड्स के ये बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, लिगेंड्स की जो अप्रोचिंग है उसके सामने नहीं आ रहे, इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि ये लेस एक्सपीरियंस फील करेंगे। इसका रिजल्ट इनकी जो एनर्जी है इट विल लेस या डिक्रीज होगी। गॉट इट। तो इस तरीके से यहां पर जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनमें से Eg की एनर्जी इंक्रीज्ड हो जाती है और T2g की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज्ड होती है। अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली अपन थोड़ा सा ब्लॉक वाइज अपन इसको शो करें तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दीज आर 5d ऑर्बिटल्स। ये 5d ऑर्बिटल्स है जो कि ग्राउंड स्टेट में है। दीज आर degenerated d orbitals in the that is in the absence of ligand। ligand जब नहीं आ रहा है, ligand जब आएगा तो सबसे पहले तो इनकी एनर्जी बढ़ती है। क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। गॉट इट। इन द प्रेजेंस ऑफ ligand एनर्जी बढ़ गई। अब ये जो हैं दे विल स्प्लिट, ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से जिनकी एनर्जी रिपल्शन के कारण से बढ़ गई यानी कि Eg सेट, कौन है उसमें, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि 3 जो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनको अपन बोलते हैं T2g, विच वन, डी एक्स वाई वाई जेड डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी डिक्रीज्ड हो जाती है। ये तो था हमारा नॉर्मल पैरामीटर। तो इसके मुकाबले इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी घट गई। जितनी इनकी बढ़ती है उतनी ही इन तीनों की घटती है। गॉट इट। इन दोनों के बीच का ये जो एनर्जी गैप है, इन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, दिस वन, इसके लिए अपन वर्ड काम में लेते हैं डेल्टा या CFSE। गॉट इट। अब कितनी होती है उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉइंट है इसको समझना। जितनी इनकी बढ़ेगी उतनी इनकी घटेगी। एक ऑर्बिटल से कंसिडर किया जाता है 0.2 DQ, तो यहां 3 की नीचे गई है, इसलिए इसकी मानी जाती है कि इट विल इंक्रीज बाय 0.6 डेल्टा। कितने मानते हैं, दैट इज 0.6 डेल्टा। 2 पर गए हैं तो इसका डिक्रीज माना जाता है, दैट इज, या जो मीन पोजीशन है उससे ये 0.6 डेल्टा ज्यादा है और ये कितने हैं, 0.4 डेल्टा डाउन रहते हैं। इनके लिए वर्ड DQ भी काम में लिया जाता है। 1 DQ या 1 डेल्टा की बात करें तो 1 डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है 10 DQ। कितना होता है, दैट इज 10 DQ। तो 0.6 को अगर अपन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6 DQ, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 DQ। गॉट इट। दोनों का टोटल आप करोगे तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों के बीच का जो CFSE का टोटल है वो कितना आ गया, दैट इज 1 डेल्टा। दोनों का टोटल कितना हो गया, 1 डेल्टा, यानी कितना माना जाता है, दैट इज 10 DQ।
गॉट इट? तो ये होती है CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। गॉट इट? तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CFT या क्रिस्टल फील्ड जो CFS जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो होती है। बॉन्डिंग कैसे होती है वो बाद में बात करेंगे अपन, पहले स्प्लिटिंग अपने को समझनी है किस तरीके से होती है। ओके, ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया होगा आई थिंक। थैंक यू।